नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 15 फरवरी 2022 और स्वागत है आपका एटोयल डिस्कशन में। आज 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला इशू हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में आईएएस ऑफिसर्स की कमी से संबंधित। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इंडिया में जियो स्पेशियल सेक्टर से संबंधित। तीसरा आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस का हम डिस्कस करेंगे सी राजा मोहन का इंडो पैसिफिक रीजन की सिग्निफिकेंस से संबंधित। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले कोट और क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए कोई ऐसे आ जाता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी के ऊपर, तो इंट्रोडक्शन में आप ये सब लाइंस लिख सकते हो। स्टेट्स मैनी, नेशन वन, क्रीड्स मैनी, टारगेट वन, डायलेक्ट्स मैनी, वॉइस वन, लैंग्वेज मैनी, एक्सप्रेशन वन, कलर्स मैनी, फ्लैग वन, सोसाइटीज मैनी, इंडिया वन, कस्टम्स मैनी, कल्चर वन, लाइवलीहुड मैनी, रेजोल्यूशन वन, फेथ मैनी, डेस्टिनेशन वन, फेसिस मैनी, स्माइल वन। काफ़ी अच्छा ये लाइंस हैं, इनका इस्तेमाल आप कर सकते हो। क्वेश्चन आज का ये है, डिस्कस द रीजंस बिहाइंड द शॉर्टफॉल ऑफ आईएएस ऑफिसर्स फॉर डेपुटेशन एट डिप्टी सेक्रेटरी एंड डायरेक्टर लेवल इन सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में डिप्टी सेक्रेटरी और डायरेक्टर लेवल पर आईएएस ऑफिसर्स जो डेपुटेशन पर जाते हैं उनकी कमी क्यों है, क्या रीजंस हैं, रीजंस डिस्कस करने हैं। उसके बाद आपको स्टेप्स भी बताने हैं, क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं ये जो आईएएस ऑफिसर्स की कमी है सेंट्रल गवर्नमेंट में उसको एड्रेस करने के लिए। तो आज की डिस्कशन के आधार पर ये क्वेश्चन आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो। लेकिन डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं। मान लीजिए इंटरव्यू में या फिर एथिक्स में आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अगर देखो छोटे स्केल पर करप्शन को प्रमोट किया जाता है, बेशक ये अनएथिकल प्रैक्टिस है, लेकिन इससे पब्लिक सर्विस डिलीवरी जो है वो इंप्रूव हो जाती है। जैसे आप बिजली डिपार्टमेंट में जाते हो काम करवाने के लिए, अगर आप 100 रुपये दे देते हो तो आपका काम जल्दी हो जाता है। तो क्या इस प्रैक्टिस को प्रमोट करना चाहिए? 100 नहीं तो मतलब 10 रुपये, 20 रुपये, कुछ भी दे दो पब्लिक सर्वेंट को, इससे उसको भी इंसेंटिव मिल जाएगा और आपका भी काम जल्दी हो जाएगा। क्या हम ये कर सकते हैं? अगर ये क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया जाए तो आप क्या आंसर दोगे? आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखो, इस क्वेश्चन के जवाब में आप सीधा बोलिएगा, देखो इंटीग्रिटी लॉस तो इंटीग्रिटी लॉस है, चाहे आप 10 रुपये का करप्शन करो या फिर 10 करोड़ का करो, इंटीग्रिटी तो आपकी कॉम्प्रोमाइज हो गई ना। जबकि इंटीग्रिटी नॉन नेगोशिएबल है। आर्गुमेंट्स भी आप दे सकते हो कि आज मतलब 10 रुपये की रिश्वत मांग रहा है अगर पब्लिक एम्प्लॉय, कल को 10,000 की मांग सकता है, तो फिर गरीब लोग कहाँ पे जाएंगे? अगर आप इसे लेजिटिमाइज करते हो तो फिर वो लोग जो ज़्यादा पैसे दे सकते हैं, अमीर लोग, उनको हमेशा सर्विस में प्रेफरेंस दी जाएगी कि हाँ वो पब्लिक सर्वेंट को ज़्यादा पैसे दे रहा है इसलिए उसका काम जल्दी होना चाहिए। इक्वालिटी कहाँ गई फिर? समझ रहे हो? इसके अलावा आप ये भी बोल सकते हो कि शॉर्ट टर्म में देखो बेशक फ़ायदा लगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में इक्वालिटी, प्रोबिटी, इंटीग्रिटी, डेडिकेशन ऑफ पब्लिक सर्विसेज ये हमारी सोसाइटी में डिग्रेड हो जाएंगी। और पब्लिक सर्विसेज को देखो आप सिर्फ आउटपुट के टर्म्स में नहीं देख सकते, वैल्यूज़ के टर्म्स में भी हमें पब्लिक सर्विसेज को देखना चाहिए। तो ये आंसर आप बोर्ड को दे सकते हो अगर बोर्ड आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ लेता है। अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल सेंट्रल गवर्नमेंट में आईएएस ऑफिसर्स की कमी से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेक्स्ट है? हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कैडर रूल्स 1954 के रूल नंबर 6 क्लास 1 में अमेंडमेंट को प्रपोज किया, यानी बदलाव प्रपोज किया। क्या बदलाव प्रपोज किया? यह बदलाव प्रपोज किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट कैडर में काम करने वाले किसी आईएएस ऑफिसर को बुला सकती है सेंटर में डेपुटेशन पर काम करने के लिए, इवन बिना उस ऑफिसर की कंसेंट के। और जब सेंट्रल गवर्नमेंट किसी आईएएस ऑफिसर को डेपुटेशन पर काम करने के लिए बुलाएगी तो स्टेट गवर्नमेंट को एक स्पेसिफाइड टाइम के अंतर्गत उस आईएएस ऑफिसर को रिलीज करना होगा। जाहिर तौर पर वेरियस जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो खिलाफ हैं इन रूल्स के। दूसरी तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट का ये तर्क है कि भैया हम क्या करें, हमारे पास आईएएस ऑफिसर्स की कमी है, इसकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट की जो फंक्शनिंग है वो प्रभावित हो रही है। देखो, अगर बेसिक्स की हम बात करें, आपको पता है आप जब एज ए आईएएस ऑफिसर सिलेक्ट होगे तो आपको कोई ना कोई स्टेट मिलेगा जो आपका स्टेट कैडर होगा, जिसमें आप डीएम बनोगे, आपकी फर्दर प्रमोशंस होंगी। लेकिन देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट नाम का तो कोई कैडर है ही नहीं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट फिर ऑफिसर्स कहाँ से लाती है? सभी स्टेट्स के तो अपने अपने ऑफिसर्स होते हैं। सिलेक्शन के बाद हर एक आईएएस ऑफिसर को उसका
कैडर मिलता है जो कि कोई ना कोई स्टेट होता है। लेकिन फिर क्वेश्चन उठता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ऑफिसर्स कहां से आते हैं काम करने के लिए। इसका आंसर ये है, सभी स्टेट से कुछ कुछ आईएएस ऑफिसर्स डेपुटेशन पर आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करने के लिए, जिसे कहा जाता है सेंट्रल डेपुटेशन रिजर्व ऑब्लिगेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट का तर्क यह है कि भैया पहले तो स्टेट गवर्नमेंट से ज्यादा आईएएस ऑफिसर्स आया करते थे सेंट्रल गवर्नमेंट में डेपुटेशन पर काम करने के लिए, लेकिन अब ऐसे आईएएस ऑफिसर्स जो डेपुटेशन पर आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करने के लिए, उनकी संख्या कम हो गई है। तो हमारे पास इनफ आईएएस ऑफिसर्स मौजूद नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट की वर्किंग प्रभावित ना हो, यह सुनिश्चित करने के लिए हम ये नए रूल्स लेकर आए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है खास करके डिप्टी सेक्रेटरी, डायरेक्टर लेवल पर जो ऑफिसर्स काम करते हैं ना, उनकी कमी है। एक बार फिर से आप आइए बेसिक्स की तरफ। एक मिनिस्ट्री में देखो हायरार्की इस प्रकार से होती है, लोअर डिवीजन क्लर्क, अपर डिवीजन क्लर्क, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, अंडर सेक्रेटरी, फिर आते हैं ये डायरेक्टर, डिप्टी सेक्रेटरी। यहां पे इस लेवल पर आईएएस ऑफिसर्स की कमी है काम करने के लिए। और नीचे वाले जो हैं, ये तो देखो एसएससी सिलेक्ट करती है, ये क्लर्क वगैरह। एसएससी का जो सीजीएल का एग्जाम होता है ना, उस एग्जाम से ये असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर सिलेक्ट होते हैं। तो यहां पर आप देखिए, अंडर सेक्रेटरी के बाद डायरेक्टर, डिप्टी सेक्रेटरी, उसके बाद जॉइंट सेक्रेटरी के बाद एडिशनल सेक्रेटरी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और सबसे ऊपर कैबिनेट मिनिस्टर। अब देखो वैसे एक मिनिस्ट्री के अंदर ना काफी सारी डिविजन्स होती हैं, तो हर एक डिवीजन के अलग से डायरेक्टर होते हैं, हर एक विंग के अलग से जॉइंट सेक्रेटरी होते हैं। ये तो हमने जो बात की, ये आइडियल केस की बात की जिसमें एक ही डिवीजन हो, एक ही विंग हो, अदरवाइज तो कुछ इस प्रकार की हायरार्की देखने को मिलेगी आपको। लेकिन जो बेसिक मैं आपको बताना चाहता था वो तो आप समझ गए ना, कहां पे आईएएस ऑफिसर्स की कमी है। तो उस कमी को पूरा करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट इन रूल्स में बदलाव को लेके आई है। अभी सिर्फ प्रपोजल है, स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा विरोध किया जा रहा है। लेकिन आज के आर्टिकल में राइटर कुछ अपनी अलग राय व्यक्त करते हैं। राइटर मानते हैं कि हां, सेंट्रल गवर्नमेंट में डिप्टी सेक्रेटरी और डायरेक्टर लेवल पर आईएएस ऑफिसर्स की कमी है। लेकिन देखो, इसका एक रीजन बेशक ये हो सकता है कि जो ओपोजिशन रूल्ड स्टेट्स हैं जैसे तमिलनाडु या फिर वेस्ट बंगाल, ये इवन वो आईएएस ऑफिसर्स जो डेपुटेशन पर सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करने के लिए जाना चाहते हैं उनको भी रिलीज नहीं करते। लेकिन देखो हकीकत तो ये है, बहुत बार जो बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं वहां पर भी सरकारें जो हैं आईएएस ऑफिसर्स को रिलीज नहीं करती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में डेपुटेशन पर जाने के लिए। तो कुछ जेन्युइन रीजंस हैं जिसकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट में आईएएस ऑफिसर्स की कमी है। उन जेन्युइन रीजंस को हम एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले, ड्रास्टिक रिडक्शन इन द एनुअल रिक्रूटमेंट ऑफ आईएएस ऑफिसर्स आफ्टर 1991। 1991 में आपको पता है हमारे देश में ना एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे। तो सरकार ने सोचा कि अब तो देखो सरकार का जो इंटरफेरेंस है मार्केट में बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, तो आईएएस ऑफिसर्स की आवश्यकता भी कम पड़ेगी। तो 1991 के बाद ना एकदम से वैकेंसीज रिलीज करना सरकार ने कम कर दिया। जहां पहले हर साल 140 से लेकर 160 के बीच में आईएएस ऑफिसर्स का रिक्रूटमेंट होता था, ये घट के आ गया 50 से 80 के बीच में। लेकिन 2010 के आसपास सरकार को रियलाइज हुआ, अरे ये तो हमने गलती कर दी, आईएएस ऑफिसर्स की तो भारी कमी है। तो सरकार ने एकदम से रिक्रूटमेंट ज़्यादा करने लगी सरकार आईएएस ऑफिसर्स की। लेकिन तब तक देर काफ़ी हो चुकी थी। अभी भी सरकार गलती कर रही है। आपको पता है पिछले 4-5 सालों में वैकेंसी कम हुई हैं। जब देखो 1 जनवरी 2021 को बात करें तो हमारे देश में ऑल इंडिया लेवल पर 23% आईएएस ऑफिसर्स की कमी है। तो फिर ज़्यादा वैकेंसीज निकालनी चाहिए ना सरकार को, नहीं निकालते। राइटर सजेस्ट करते हैं हर साल कम से कम 200 आईएएस ऑफिसर्स जरूर रिक्रूट करने चाहिए सरकार को। ये तो हुआ पहला रीजन। अब दूसरे रीजन की बात करते हैं। दूसरा रीजन है कैडर रिव्यू। देखो, सेंटर और स्टेट्स के द्वारा ना जॉइंटली ये कैडर रिव्यू किया जाता है और इस कैडर रिव्यू में कुछ स्ट्रेटेजिक पोस्ट को आईएएस के लिए रिजर्व कर दिया जाता है। जैसे तमिलनाडु में कमिश्नर ऑफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स, कमिश्नर ऑफ आर्कियोलॉजी, कमिश्नर ऑफ म्यूजियम, ये जो पोस्ट है ना, ये सिर्फ आईएएस ऑफिसर्स के लिए रिजर्व्ड हैं। लेकिन राइटर कहते हैं बहुत सारी ऐसी पोस्ट आईएएस ऑफिसर्स के लिए रिजर्व्ड हैं जहां पे दूसरे ऑफिसर्स भी जाके काम कर सकते हैं।
लेकिन वहां पे सिर्फ आईएएस ऑफिसर्स आके काम करेंगे, तो मतलब आप उनका जो पोटेंशियल है उसे ढंग से यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, ये राइटर का मानना है। तो आप अच्छे से कैडर रिव्यू कीजिए, और जो नॉन स्ट्रेटेजिक पोस्ट है ना, मतलब सिंपल वर्ड्स में बात करूं, जो घटिया घटिया पोस्ट हैं जिनकी ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, उन पोस्ट के लिए आप आईएएस ऑफिसर्स को डेजिनेट मत कीजिए, कोई दूसरा ऑफिसर भी वहां पे काम कर सके ये आप अलाउ कर दीजिए। इसका फायदा ये होगा आईएएस ऑफिसर्स रिलीज हो जाएंगे ऐसी ऐसी नॉन स्ट्रेटेजिक पोस्ट से, और वो दूसरी पोस्ट पर जाके काम कर सकेंगे। इसके साथ साथ राइटर ये भी बोल देते हैं, सेंट्रल मिनिस्ट्रीज बहुत बार देखो स्टेट लिस्ट और कंटेंट लिस्ट में आने वाले सब्जेक्ट्स पर काम करती हैं, इस वजह से भी उन्हें ज़्यादा आईएएस ऑफिसर्स की आवश्यकता होती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को यह अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट ये है, देखो 2000 तक ना सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस ग्रुप बी में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती थी। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे पहले ना 2000 तक ये सेक्शन ऑफिसर अंडर सेक्रेटरी लेवल तक के पोस्ट की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती थी, तो फिर इनकी रिक्रूटमेंट होती थी डायरेक्ट इस लेवल पर, और वो थोड़ा सा ऊपर चले जाते थे तो इस लेवल पर कमी नहीं होती थी। लेकिन 2000 के बाद से ना इस लेवल पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होना बंद हो गई है। अब सीजीएल का एसएससी का जो एग्जाम होता है तो वो इस पोस्ट पर सिलेक्ट होते हैं, तो जब तक वो उनकी पूरी लाइफ बीत जाती है वो अंडर सेक्रेटरी लेवल पर पहुंचते हैं, बहुत मुश्किल से कई बार डायरेक्टर लेवल पर पहुंचते हैं या फिर नहीं पहुंचते हैं, डिले काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो होती थी ना वो भी काफ़ी सही थी, लेकिन 2000 के बाद से वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बंद हो गई है, इस वजह से भी ऑफिसर्स की कमी है। इसके बाद आता है फोर्थ पॉइंट। देखो वो लोग जो यूपीपीसीएस में, आरएएस में या फिर एचसीएस में, मतलब स्टेट पीसीएस में सिलेक्ट होते हैं एसडीएम के पोस्ट पर, उनकी बाद में प्रमोशन हो जाती है, वो आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं कुछ साल काम करने के बाद में। लेकिन देखो इवन लबासना से ट्रेनिंग प्राप्त करने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट फिर उन्हें डेपुटेशन पे नहीं बुलाती, वो आईएएस ऑफिसर के तौर पे उनकी प्रमोशन होने के बावजूद वो उसी स्टेट में रह जाते हैं काम करने के लिए। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे ऑफिसर्स की भी तो सर्विसेज ले सकती है ना जो पहले पीसीएस ऑफिसर थे लेकिन अब उनकी प्रमोशन हो गई है, वो अब आईएएस ऑफिसर बन गए हैं। बहुत सारे पीसीएस ऑफिसर आईएएस बन जाते हैं प्रमोशन हासिल करके 33 से 55 साल के बीच में। एक चीज कंपलसरी की जा सकती है, ऐसे ऑफिसर जो पहले पीसीएस थे अब आईएएस बन चुके हैं प्रमोशन प्राप्त करके, उनके लिए यह निश्चित किया जा सकता है कि कम से कम आप 2 साल पर सेंट्रल डेपुटेशन पे जाओ, एज ए डिप्टी सेक्रेटरी या फिर डायरेक्टर काम करके आओ, तब जाके आपको अगली प्रमोशन मिलेगी उस स्टेट में जिसमें आप पीसीएस ऑफिसर थे। हां, वो पीसीएस ऑफिसर जिनकी प्रमोशन 50 साल के बाद में हुई है उनके लिए एग्जाम्पशन छोड़ दो कि उनको डेपुटेशन पे जाने की जरूरत नहीं है, तो फिर इससे भी काफी ज्यादा फायदा होगा। नेक्स्ट पॉइंट, 5वां पॉइंट ये है, सेंट्रल गवर्नमेंट खुद तो खराब सर्विस कंडीशंस प्रोवाइड करती है, मतलब इंसेंटिव अच्छा देती नहीं, और एनुअल लैप्सिंग ऑफ ऑफर लिस्ट, लॉन्ग डिबारमेंट पीरियड, कंपल्सरी कूलिंग ऑफ पीरियड, मतलब सिंपल भाषा में बोलूं तो वर्किंग कंडीशंस खराब हैं डिप्टी सेक्रेटरी लेवल पर और डायरेक्टर लेवल पर काम करने के लिए। तो इसलिए अब कोई आईएएस ऑफिसर है वो देखो डीएम की पोस्ट पे है, डीएम की पोस्ट तो आपको पता है बहुत प्रेस्टिजियस मानी जाती है। मैं आपको एक चीज बताऊं, ये जनरल नॉलेज के लिए है, आईएएस आप बनोगे ना, वैसे तो आपको पूरे करियर में ही मौका मिलता है जनता के लिए काम करने के लिए, लेकिन 2 पोस्ट पर आपको सबसे ज्यादा एक्सपोजर मिलता है। एक तो डीएम या फिर डीसी बोल लीजिए, उस पोस्ट पर ना आपको मौका मिलता है डायरेक्टली जनता के साथ इंटरेक्ट करने का, तो इसलिए यह पोस्ट काफी अच्छी होती है। फिर फाइनली जब आप बहुत सीनियर हो जाते हो, आप सेक्रेटरी बनोगे किसी डिपार्टमेंट में या फिर मिनिस्ट्री में, वो पोस्ट सबसे बढ़िया होती है क्योंकि वहां पर आप पॉलिसी मेकिंग करोगे, आप बताओगे, जैसे आप फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी हो तो आप बताओगे कि ये पॉलिसी हम ला सकते हैं, तो फिर मिनिस्टर उसी के हिसाब से पार्लियामेंट में बिल प्रेजेंट करवाएगा, कैबिनेट की अनुमति लेके, कैबिनेट में अप्रूवल लेके। तो इस प्रकार से ये 2 पोस्ट जो होती है ना वो सबसे बढ़िया मानी जाती है जहां पे आपको सबसे ज्यादा एक्सपोजर मिलता है। तो राइटर ये कहना चाहते हैं, किसी आईएएस ऑफिसर की जब 9 से लेके 16 साल के बीच की सर्विस होती है ना, आप यहां पे देखिए, किसी आईएएस ऑफिसर की जब 9 से लेकर 16 साल के बीच की सर्विस होती है तो इन 7 सालों में 2 साल के लिए उस आईएएस ऑफिसर को सेंट्रल गवर्नमेंट में डेपुटेशन पर डिप्टी सेक्रेटरी या फिर डायरेक्टर की पोस्ट पर जाके काम करना होता है, यह कंपलसरी है।
अगर कोई आईएएस ऑफिसर ऐसा नहीं करेगा तो बाद में फिर वो एडिशनल सेक्रेटरी या फिर सेक्रेटरी लेवल पर भी उसका इंपैनलमेंट नहीं हो सकेगा। तो राइटर ये कहते हैं 9 से 16 साल की जब सर्विस होती है ना, ये जो टाइम पीरियड है ना, किसी आईएएस ऑफिसर के 9 साल पूरे हो गए और 16 साल पूरे हो गए, दोनों के बीच का जो टाइम पीरियड होता है ना, इस टाइम पीरियड में आईएएस ऑफिसर स्टेट गवर्नमेंट में अच्छी पोस्ट पर काम कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल डीएम या फिर उसी प्रकार की पोस्ट। तो ऐसी पोस्ट को छोड़ के वो सेंट्रल गवर्नमेंट में डेपुटेशन पर नहीं जाना चाहते। उनको लगता है कि डिप्टी सेक्रेटरी बन के बैठना पड़ेगा वहां पे ऑफिस में और पब्लिक के साथ इंटरेक्शन नहीं होगा। तो इस वजह से भी डिप्टी सेक्रेटरी और डायरेक्टर लेवल पर काम करने वाले आईएएस ऑफिसर्स की कमी है। तो इसका एक समाधान देते हैं राइटर कहते हैं इस टाइम पीरियड को आप इंक्रीज कर दो। अभी 9 से लेके 16 साल की सर्विस के बीच में जाना होता है ना आईएएस ऑफिसर को 2 साल के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट में डेपुटेशन पर काम करने के लिए। इस टाइम पीरियड को आप एक्सटेंड कर दो, 9 से लेके 25 साल के बीच में आईएएस ऑफिसर्स को निश्चित रूप से 3 साल के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट में डेपुटेशन पर जाना है, ये रूल कर दो। ये रूल करने से फायदा ये होगा, एक तो टाइम पीरियड काफी बड़ा हो गया, तो आईएएस ऑफिसर अपनी सुविधा के हिसाब से देख सकेंगे कि हमें 3 साल कब बिताने हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में। उनको सोचने का ज्यादा मौका मिल जाएगा, क्योंकि पहले सिर्फ टाइम पीरियड 7 साल था, लेकिन अब हो गया 16 साल। दूसरी चीज आप ये भी कर सकते हो, आप ये कंपलसरी कर दो कि वो आईएएस ऑफिसर्स जिनकी सर्विस 9 साल से लेकर 25 साल के बीच में है, उनको 3 साल पर जाना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट में डेपुटेशन के लिए। अगर वो नहीं जाते हैं तो फिर स्टेट कैडर में उनका प्रिंसिपल सेक्रेटरी पोस्ट पर प्रमोशन नहीं होगा, अगर वो नहीं जाते हैं 3 साल के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट में डेपुटेशन करने के लिए। तो इस प्रकार की चीज आप करोगे ना, फिर आईएएस ऑफिसर जरूर जाएंगे डेपुटेशन पर सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करने के लिए। लास्ट में राइटर ये बोलते हैं ये जो रूल्स सरकार लेके आई है ना सेंट्रल गवर्नमेंट, इन रूल्स से फायदा नहीं होने वाला है। कल को देखो स्टेट गवर्नमेंट ये बोल देगी कि जिस आईएएस ऑफिसर को आपने बुलाया है, कल को स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को ये भी तो बोल सकती है ना, जिस आईएएस ऑफिसर को आपने डेपुटेशन पे बुलाया है उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, वो बिलो स्टैंडर्ड है, या फिर अभी विजिलेंस जांच चल रही है उस आईएएस ऑफिसर के अगेंस्ट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर लेगी आप बताओ। जब स्टेट गवर्नमेंट ने विजिलेंस क्लियरेंस नहीं दी या फिर यूं बोल दिया कि परफॉर्मेंस काफी ज्यादा खराब है, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ कर ही नहीं सकेगी। तो स्टेट गवर्नमेंट को बहाना मारना होगा, तो बहाने तो वो कोई भी मार सकते हैं आईएएस ऑफिसर्स को ना भेजने के। लेकिन देखो, जब परसुएशन से, बातचीत से काम चल सकता है, तो फिर ऐसे रूल्स आप इंप्लीमेंट क्यों करो। कैबिनेट सेक्रेटरी बातचीत से चीफ सेक्रेटरीज के साथ मिलके बुला सकते हैं स्टेट कैडर से आईएएस ऑफिसर्स को। इवन हमारे प्रधानमंत्री भी सीएम से बात कर सकते हैं इस इशू पे। तो फिर ऐसे ऐसे रूल्स, जो शुरुआत में हमने रूल्स की बात की कि आईएएस ऑफिसर्स को बिना उनकी अनुमति के भी बुला लो, तो वे ऐसे रूल्स लेके ही क्यों आओ। ऐसे इश्यूज को एड्रेस करने के लिए ही तो इंटर स्टेट काउंसिल बनी है ना, संविधान के आर्टिकल 263 के अंतर्गत। तो ऐसे सेंट्रो स्टेट के बीच में जो सिचुएशंस है ना, उनको इस प्रकार के इस्टेब्लिश्ड मैकेनिज्म्स के थ्रू आप सुलझाओ। फिर लास्ट में ना एक जिक्र करते हैं, ये हम ऐसे में यूज कर सकते हैं। 1947 में जब देश आजाद हुआ था ना, तो 60% सिविल सर्विसेज के जो ऑफिसर्स थे वो तो देश छोड़ के चले गए थे। कुछ मुस्लिम्स थे वो पाकिस्तान में चले गए थे, कुछ ब्रिटिशर्स थे वो देश छोड़ के चले गए थे। तो उस समय सरदार पटेल ने विभिन्न प्रोविंसेस के साथ मिल के काम किया और आईएएस ऑफिसर्स की जो कमी थी ना, उनको धीरे धीरे पूरा किया। तो आज भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स को मिलकर ये पूरा करना चाहिए। ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक बढ़िया एग्जाम्पल होगा और नेशनल इंटरेस्ट और नेशनल यूनिटी की दिशा में उठाया गया एक कदम होगा। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो जियो स्पेशियल डेटा की इंपॉर्टेंस से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, बेसिक सी बात हम पहले करते हैं, जियो स्पेशियल डेटा कौन सा होता है। जियो स्पेशियल डेटा देखो 3 चीजों को कंबाइन करता है, लोकेशनल इंफॉर्मेशन, एट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन और कई बार तो टेम्परल इंफॉर्मेशन। आप गूगल मैप खोलते हो, काफी बार ट्रैफिक देखते हो, तो गूगल मैप जब आपका चलता है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे आप जा रहे हो, तो देखो एक तरफ तो आपकी जो लोकेशन है वो मैप बताता है, तो ये तो हुआ लोकेशनल इंफॉर्मेशन। जब आप जा रहे होते हो तो रास्ते पे दिखा भी रहा होता है यहां पे बैंक है, यहां पे कोई स्कूल है। तो मैप में जो ये ऑब्जेक्ट संबंधित इंफॉर्मेशन दिखाई जाती है ना, ये होती है एट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन। मतलब कोई भी चीज हो सकती है, कोई
बैंक हो सकता है, इवन ट्रैफिक भी एक प्रकार से एट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन है। आपको यहां पे ट्रैफिक ज़्यादा दिख रहा है तो वो क्या है, वो एट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन है कि इस रोड पर ट्रैफिक ज़्यादा है। और टेम्पोरल इंफॉर्मेशन मतलब किस समय पर आप देखो अभी फिलहाल यहां से यहां मूव कर रहे हो तो टाइमिंग भी तो इसके साथ अटैच हो गई ना, टाइमिंग संबंधित इंफॉर्मेशन भी तो अटैच हो गई ना। तो 3 तरह की इंफॉर्मेशन को कंबाइन करता है ये जियो स्पेशियल डेटा। सबसे पहले लोकेशनल इंफॉर्मेशन, मतलब कहां पे फिलहाल ऑब्जेक्ट है। दूसरे नंबर पे एट्रीब्यूशनल इंफॉर्मेशन। एट्रीब्यूशनल इंफॉर्मेशन मतलब मैप में किसी कोई ऑब्जेक्ट है, कहां पे बैंक है, कहां पे स्कूल है, कहां पे आपका व्हीकल है, वो सब क्या है, वो है एट्रीब्यूशनल इंफॉर्मेशन। बहुत बार हम ये देखते हैं नदियां, पहाड़, वो भी एक प्रकार की एट्रीब्यूशनल इंफॉर्मेशन है। और तीसरे नंबर पे जो इंफॉर्मेशन ऐड होती है जियो स्पेशियल डेटा में वो होती है टेम्पोरल इंफॉर्मेशन, मतलब किस टाइम पर। तो ये तो हमने बात कर ली बेसिक्स की। अब आते हैं मुद्दे पे। देखो 15 फरवरी 2021 से पहले जियो स्पेशियल डेटा को शेयर करना हमारे देश में बहुत मुश्किल था। सरकार स्ट्रिक्टली रेगुलेट करती थी। जियो स्पेशियल डेटा को शेयर करने के लिए अप्रूवल लेना पड़ता था, लाइसेंस लेना पड़ता था। लेकिन 15 फरवरी 2021 को सरकार नई गाइडलाइंस लेके आई और अब सरकार ने नई गाइडलाइंस के अनुसार जियो स्पेशियल डेटा को शेयर करना इसे डीरेगुलेट कर दिया है। मतलब अब जियो स्पेशियल डेटा को कलेक्ट करना हो, जनरेट करना हो, प्रिपेयर करना हो, डिसेमिनेट, स्टोरेज, पब्लिकेशन, अपडेटिंग, समझ रहे हो ना, उनको डिजिटलाइज करना हो, तो फिर कोई प्रायर अप्रूवल या फिर सिक्योरिटी क्लियरेंस या फिर लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन 15 फरवरी 2021 से पहले ये सब काम करने होते थे ना, तो सरकार से अप्रूवल लेना पड़ता था, सिक्योरिटी क्लियरेंस लेना पड़ता था, बड़ी दिक्कत होती थी। कुछ एक्सेप्शंस अभी भी हैं, जैसे देखो कुछ नेगेटिव लिस्ट ऑफ सेंसिटिव एट्रीब्यूट्स हैं। फॉर एग्जांपल सेंसिटिव एरियाज हैं जो इंडिया के डिफेंस के लिए, इंडिया की सिक्योरिटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उन एट्रीब्यूट से संबंधित इंफॉर्मेशन आप शेयर नहीं कर सकते, तो ये एक्सेप्शंस छोड़ दी गई हैं। अदरवाइज देखो ये नई जो गाइडलाइंस हैं जो 15 फरवरी 2021 को आई थी, ये जियो स्पेशियल डेटा, मैप्स, प्रोडक्ट, सॉल्यूशन, सर्विसेज जो भी ऑफर की जाती हैं सरकारी एजेंसीज के द्वारा, ऑटोनोमस बॉडीज के द्वारा, एकेडमिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, एनजीओज के द्वारा, इंडिविजुअल्स के द्वारा, सब पर ये नई गाइडलाइंस लागू होती हैं जो 15 फरवरी 2021 को आई थी। इसके बाद राइटर बोलते हैं देखो ये जो नई गाइडलाइंस आई ना 15 फरवरी 2021 को, ये काफ़ी अच्छी थी। और वैसे हमारे देश में जियो स्पेशियल डेटा का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम है, अच्छा रोबस्ट इकोसिस्टम है। सर्वे ऑफ इंडिया ये जियो स्पेशियल डेटा कलेक्ट करते हैं। इसके अलावा इसरो, RSAC यानी रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर्स, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स, इसके अलावा और भी बहुत सारी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स जियो स्पेशियल डेटा कलेक्ट करती हैं और पब्लिक में रिलीज भी करती हैं। लेकिन ये जो नई गाइडलाइंस आई ना 15 फरवरी 2021 को, जिसमें सरकार ने डीरेगुलेट कर दिया जियो स्पेशियल डेटा को, अभी तक इसका फायदा ना बिल्कुल ग्राउंड लेवल तक नहीं पहुंचा है। जबकि मीडिया ये प्रोजेक्ट करती है कि 2029 तक जियो स्पेशियल डेटा की जो मार्केट है वो 1 लाख करोड़ की हो जाएगी। लेकिन बावजूद इसके गाइडलाइंस को आए 1 साल पूरा हो चुका है, अभी भी जियो स्पेशियल डेटा की जो मार्केट है ना वो तेजी से इमर्ज नहीं हो रही है। कुछ रिसेंट एक्टिविटीज जरूर हुई हैं, जैसे आईपीओ आया था मैप माई इंडिया स्टार्टअप का। ये आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो गया, यानी लोगों ने बहुत इंटरेस्ट दिखाया इस मैप माई इंडिया के आईपीओ में। ये मैप माई इंडिया जो प्लेटफॉर्म है ये जियो स्पेशियल डेटा से डील करता है। इसके अलावा जेनेसिस इंटरनेशनल इन इंडिया ये जो कंपनी है ना, इन्होंने सिटी मैपिंग प्रोग्राम्स को लॉन्च किया। मतलब कुछ कुछ एक्टिविटीज को अगर छोड़ दें तो ओवरऑल रुझान जो है नई गाइडलाइंस आने के बावजूद जियो स्पेशियल डेटा के डोमेन में थोड़ा ढीला है। चैलेंजेस देखो इस प्रकार से हैं। एक तो हमारे देश में ना जियो स्पेशियल डेटा की ना एक बहुत बड़ी मार्केट नहीं है। यहां पर देखो एब्सेंस ऑफ साइजेबल जियो स्पेशियल मार्केट इन इंडिया। जिस हिसाब से इंडिया का साइज है उस हिसाब से जियो स्पेशियल सर्विसेज और प्रोडक्ट्स की डिमांड नहीं है। क्यों? क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। मेनली देखो बड़ी बड़े जो कॉर्पोरेट ग्रुप्स हैं या फिर सरकार हैं, इन्हीं को तो जियो स्पेशियल डेटा की आवश्यकता होती है ना, जियो स्पेशियल सर्विसेज की आवश्यकता होती है, लेकिन अवेयरनेस की कमी है। नेक्स्ट, लैक ऑफ स्किल्ड मैन पावर। इस जियो स्पेशियल डेटा के मामले में ना इस डोमेन में स्किल्ड मैन पावर की कमी है। नेक्स्ट, फाउंडेशनल डेटा भी अनअवेलेबल है। फाउंडेशनल डेटा जैसे देखो
ये इंडिया का मैप है, अच्छा सा बिल्कुल बढ़िया डेटा, यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स हैं, यहाँ पे रिवर्स हैं, है डेटा इस प्रकार का अवेलेबल, लेकिन बिल्कुल लेयर्स बनी हुई हों जिनका इस्तेमाल करके कोई ऑर्गेनाइजेशन फर्दर उस डेटा को डेवलप कर सके, अपने प्रोडक्ट बना सके, उस प्रकार का फाउंडेशन डेटा की कमी है। नेक्स्ट पॉइंट, अभी भी देखो डेटा शेयरिंग और कोलैबोरेशन पे क्लैरिटी नहीं है पूरी तरह से, इस वजह से विभिन्न जो स्टेक होल्डर्स हैं वो मिलकर काम पूरी तरह से अभी भी नहीं कर पा रहे हैं। सबसे लास्ट पॉइंट, कुछ केसेस को अगर छोड़ दें तो देखो यूएसए जैसे देशों में ना जियो स्पेशियल डेटा का रेडी टू यूज सॉल्यूशन अवेलेबल होता है जो विभिन्न कंपनीज के द्वारा डेवलप किया गया होता है और बाकी ऑर्गेनाइजेशंस उसकी सर्विसेज लेते हैं, चाहे वो ईयरली बेसिस हो या फिर लाइफ टाइम बेसिस हो। लेकिन इंडिया की प्रॉब्लम्स को देखते हुए ना ऐसे रेडी टू यूज सॉल्यूशन आज भी इतने ज्यादा अवेलेबल नहीं है। इसके बाद राइटर बोलते हैं, देखो पहले तो मान लिया पॉलिसी खराब थी 15 फरवरी 2021 से पहले, लेकिन अब तो पॉलिसी में सुधार हुए भी 1 साल पूरा हो चुका है, अब जाके क्यों जो फायदा है जियो स्पेशियल डेटा के डीरेगुलेशन का वो नहीं हो पा रहा है। राइटर कहते हैं, देखो माइंडसेट को चेंज करने की आवश्यकता है। पॉलिसी बेसिक चेंज हो गई लेकिन माइंडसेट अभी भी चेंज नहीं हुआ है हमारे देश में जो भी स्टेक होल्डर्स हैं जियो स्पेशियल डेटा से जुड़े उनका। तो सबसे पहले सरकार को ये करना चाहिए। अब सजेशन स्टार्ट होते हैं। सबसे पहला सजेशन ये देते हैं कि पूरा जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, सरकार ने नई जो पॉलिसी लाई थी ना जियो स्पेशियल डेटा से संबंधित, जो लागू हो गई 15 फरवरी 2021 से, पूरा पॉलिसी डॉक्यूमेंट पब्लिक डोमेन में रिलीज कर दिया जाए ताकि जो गवर्नमेंट यूजर हैं या फिर प्राइवेट यूजर हैं वो पूरी तरह से अवेयर हो जाएं नए पॉलिसी के बारे में। सरकार ने पूरी पॉलिसी अभी भी रिलीज नहीं की है। नेक्स्ट पॉइंट, जो गवर्नमेंट के पास डेटा अवेलेबल है ना उसे सरकार रिलीज कर दें। सरकार अपने पास अवेलेबल डेटा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नेक्स्ट पॉइंट, सरकार जियो स्पेशियल डेटा के स्टैंडर्ड्स को डेवलप करने में इन्वेस्ट करें और बाकी स्टेक होल्डर्स के लिए भी ये मैंडेटरी कर दे कि आपको इन स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट करना है। नेक्स्ट, एक जियो पोर्टल इस्टेब्लिश किया जाए और उस पोर्टल पर सारा जो पब्लिक फंडेड डेटा है ना वो एक्सेसिबल हो। बेशक सरकार चाहे तो नॉमिनल चार्ज ले सकती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, डेटा शेयरिंग का, डेटा कोलैबोरेशन और को क्रिएशन का एक कल्चर हमारे देश में डेवलप करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट पॉइंट, फाउंडेशन डेटा को ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट किया जाए अच्छे से, जैसे डेटा लेयर्स फॉर सिटीज़, डेटा ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इस फाउंडेशन डेटा को फिर फर्दर कई सारे स्टेक होल्डर्स के द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा और इससे देश की इकोनॉमी में काफ़ी कंट्रीब्यूशन होगा। नेक्स्ट पॉइंट, लोकल टेक्नोलॉजीज और सॉल्यूशंस को प्रमोट किया जाए और क्वालिटी आउटपुट के लिए कंपटीशन एंकरेज किया जाए विभिन्न स्टार्टअप्स और नई नई कंपनीज के बीच में। नेक्स्ट पॉइंट राइटर ये देते हैं, वैसे तो देखो हमारे देश में काफ़ी सारे ट्रेंड प्रोफेशनल्स हैं जियो स्पेशियल डेटा की फील्ड में, लेकिन कोर प्रोफेशनल्स कम हैं। कोर प्रोफेशनल्स मतलब जिनको एंड टू एंड जियो स्पेशियल डेटा जनरेशन के बारे में समझ हो। तो इसलिए जियो स्पेशियल डेटा से संबंधित बैचलर प्रोग्राम हमारे देश में स्टार्ट किए जा सकते हैं आईआईटीज में और एनआईटीज में, या फिर एक अलग से डेडिकेटेड जियो स्पेशियल यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश की जा सकती है। इन प्रयासों से क्या होगा, जियो स्पेशियल डेटा के डोमेन में R&D ज़्यादा होगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ज़्यादा होगी। तो ये हमने काफ़ी सारे सजेशंस डिस्कस किए कैसे जियो स्पेशियल डेटा को इंडिया अच्छे से यूटिलाइज कर सकता है। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस का सी राजा मोहन का इंडो पैसिफिक रीजन से संबंधित है। इंडो पैसिफिक रीजन मतलब ये सारा रीजन। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो इंडिया की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है ना वो 2 पिलर्स पर टिकी हुई है। एक तो इस रीजन के साथ इंडिया अपनी एंगेजमेंट को मजबूत बनाना चाहता है, मतलब इस पूरे रीजन में जो भी देश आते हैं ना उनके साथ इंडिया अपनी एंगेजमेंट को मजबूत बनाना चाहता है। दूसरा, लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ मिलकर, मतलब वो देश जैसे ऑस्ट्रेलिया, जापान जिनके साथ इंडिया की सोच मिलती है, उन देशों के साथ मिलकर काम करना ताकि अपनी भी कैपेबिलिटी को इंक्रीज किया जा सके। ये इंडिया की सोच है इंडो पैसिफिक को लेकर। ये इंडिया की स्ट्रेटजी के 2 पिलर्स हैं। इंडिया की जो ये अप्रोच है ना वो यूएस की स्ट्रेटजी के साथ मिलते हैं। देखो आमतौर पर हमारे देश में कुछ एक्सपर्ट्स को ये लगता है कि देखो इंडिया तो यूएसए के अलायंस में शामिल होता जा रहा है, यूएसए हमें फंसा रहा है। बट अभी हाल ही में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी नई इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट रिलीज किया।
इस डॉक्यूमेंट में उन्होंने ये कहा, इंडो पैसिफिक रीजन के लिए यूएसए की जो स्ट्रेटजी है ना वो ये है, फ्री एंड ओपन कनेक्टेड प्रोस्पर्स सिक्योर एंड रिजिलियंट इंडो पैसिफिक रीजन सुनिश्चित करना। और यूएसए ने यह भी माना कि ऐसा इंडो पैसिफिक रीजन जो फ्री हो, ओपन हो, कनेक्टेड हो, प्रोस्पर हो, वो यूएसए अकेला नहीं एकम्प्लिश कर सकता। इसके लिए यूएसए को कोऑपरेशन चाहिए। इसके बाद यूएसए की स्ट्रेटजी में इंडिया की कैपेबिलिटी की तारीफ की जाती है। देखो पिछले 2 दशकों में यूएस में जिसकी भी सरकार आई ना, उस सरकार ने ये माना है कि अगर इंडिया स्ट्रांग होता है तो इससे यूएसए को फायदा होगा, क्योंकि इंडिया स्ट्रांग होता है तो एशिया स्टेबलाइज होगा, क्योंकि बैलेंस ऑफ पावर स्टैब्लिश होगा एशिया में। चाइना के मुकाबले में इंडिया इमर्ज होकर आएगा और इससे इंडो पैसिफिक रीजन में भी स्टेबिलिटी आएगी। ये पिछले 2 दशकों में सभी यूएसए के प्रशासन की सोच रही है। और अभी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने जो डॉक्यूमेंट रिलीज किया है उसमें भी ये कहा गया है कि यूएसए इंडिया के राइज को और इंडिया के लीडरशिप रोल को सपोर्ट करता रहेगा। यूएसए अपनी स्ट्रेटजी में यह भी मानता है कि इंडिया जो है वो एक लाइक माइंडेड पार्टनर है, साउथ एशिया और इंडियन ओशन में लीडर है और साउथ एशिया से कनेक्टेड है, क्वाड में एक ड्राइविंग फोर्स है। मतलब इंडिया के लिए अच्छी अच्छी बातें बोली हैं बाइडेन प्रशासन ने जो अपनी स्ट्रेटजी रिलीज की। देखो इंडिया पे फोकस तो है यूएसए का, लेकिन यूं बोलें सिर्फ इंडिया पे फोकस है ये बात सच नहीं है। इंडो पैसिफिक रीजन में दूसरे जो एलाइज और पार्टनर्स हैं उन पर भी यूएसए का फोकस है। कुल मिला के पहले जो यूएसए की सिक्योरिटी पॉलिसी हुआ करती थी ना, वो बायलेटरल अलायंसेस पे फोकस करती थी, लेकिन अब जो यूएसए की सिक्योरिटी पॉलिसी है ना, वो ये चाहती है कि यूएसए के एलाइज का एक नेटवर्क क्रिएट हो, जैसे क्वाड है, ओकस है, ऐसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट हों। जैसा कि कुछ एक्सपर्ट्स को डर लगता है कि यूएसए इंडिया को अलायंस में फंसाना चाहता है, वैसा है नहीं, बल्कि यूएसए खुद अभी फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग चाहता है। देखो यूएसए में राइटर के अनुसार अलायंसेस को बहुत सीरियस लिया जाता है। ये यूएसए के एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर यूएसए ने किसी के साथ अलायंस किया तो मतलब पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, लीगल ऑब्लिगेशन, मिलिट्री ऑब्लिगेशन, ये सब ऑब्लिगेशंस यूएसए के ऊपर आ जाती हैं। तो यूएसए भी बल्कि इंडिया के साथ किसी प्रकार का कोई अलायंस नहीं चाहता है। दोनों लाइक माइंडेड कंट्री हैं, मिल के काम करना चाहते हैं फ्लेक्सिबली। उसी प्रकार से अभी तक, तभी तो ये जो क्वाड जो ग्रुप है ये कोई ग्रुप की शेप में नहीं आया है, अभी सिर्फ फ्लेक्सिबल ढंग से ये जो इनिशिएटिव है वो चल रहा है। अभी तक तो ये मिलिटराइज भी नहीं हुआ है, यानी मिलिट्री ग्रुप भी नहीं बना है। बट देखो इंडिया को लेकर कुछ कंसर्न्स भी हैं। जैसे इंडिया के बारे में यूं कहा जाता है कि इंडिया आरसीपी का मेंबर नहीं बना, यानी किसी बड़े फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का पार्ट इंडिया नहीं बना। आरसीपी में पहले शामिल होने वाला था, लेकिन फिर लास्ट मौके पर इंडिया ने छोड़ दिया। पहले 16 मेंबर होने वाले थे, इंडिया के छोड़ने के बाद अभी आरसीईपी में 15 मेंबर हैं। तो यूएसए को यह भी डर लगता है कि कहीं इंडिया प्रोटेक्शनिज्म के रास्ते पर तो नहीं चल पड़ा है। लेकिन यह बात सच है कि इंडिया ने बेशक कोई बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ना साइन किया हो किसी बड़े ग्रुप के साथ में, लेकिन इंडिविजुअली अभी फिलहाल इंडिया काफी सारे देशों के साथ ट्रेड नेगोशिएशन कर रहा है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने के लिए, जैसे यूएई, इजराइल, यूके, इवन ईयू के साथ भी हमारी नेगोशिएशंस स्टार्ट हो गई हैं। फिर राइटर ये कंसर्न्स बताते हैं कि काफ़ी सारे इश्यूज को लेकर इंडिया के कंसर्न्स हैं, जैसे यूएस, ईयू, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इन देशों के साथ इंडिया के डिजिटल ट्रेड इश्यूज हैं। ई कॉमर्स को लेकर इश्यूज हैं, याद कीजिए WTO वाला आर्टिकल हमने डिस्कस किया था। लेकिन फिर भी देखो इन देशों के साथ आज के समय में इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया की जो सोच है ना वो मिलती है। और इंडिया ने अभी जो फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल बेची, या फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ भी एक अर्ली हार्वेस्ट ट्रेड डील इंडिया साइन करने वाला है। अर्ली हार्वेस्ट मतलब जितने इश्यूज पर सहमति बन गई, ऐसा नहीं कि सारे इश्यूज पे सहमति बने तभी हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करेंगे। अर्ली हार्वेस्ट का मतलब होता है कम से कम जिन इश्यूज पे सहमति बन चुकी है उनको लेके तो ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लें, बाकी इश्यूज को छोड़ दें, बाद में देखेंगे बाकियों को। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ जल्द ही एक अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट इंडिया साइन कर सकता है। और फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल बेच रहा है। बेशक देखो फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल बेचना डील छोटी है, लेकिन एक संकेत है चाइना को कि इंडिया जो है वो आने वाले समय में, जैसे आप पाकिस्तान के साथ बढ़िया संबंध बना के चलते हो, तो आपके जो पड़ोसी दुश्मन देश हैं उनके साथ इंडिया अच्छे संबंध बना के चलेगा। तो ये पूरा आर्टिकल डिस्कस हमने किया इंडिया के लिए इंडो पैसिफिक रीजन की सिग्निफिकेंस से संबंधित।
ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आज हमने 3 इश्यूज को डिटेल से डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।